दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए आईपीओ के बारे में जो 15 तारीख से लाइव होने वाला है और जिसका नाम है मिसिस बेक्टर, क्रीमिका के नाम से शायद आप इसको जानते होंगे। और इस पूरी वीडियो में मैं आपको 5 पार्ट्स में आईपीओ के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं जो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर देगा कि क्या आपको आईपीओ के अंदर सब्सक्राइब करना चाहिए या आपको सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। तो वीडियो के 5 पार्ट्स होंगे जिसके बारे में आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आईपीओ के बारे में मैं आपको आज एक ऐसी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं जिसके बारे में शायद आपको नहीं बताया जाता एज ए इन्वेस्टर, लेकिन आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो लर्निंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट में बात करेंगे इस आईपीओ के बिजनेस की कि ये जो कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है इसका बिजनेस मॉडल क्या है, कहां पे ऑपरेट करती है और इसका बिजनेस कैसे काम करता है। थर्ड पार्ट में बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं पिछले कुछ टाइम के अंदर और फाइनेंशियल से आपको क्या देखने को मिलता है, क्या अच्छी बातें हैं क्या बुरी बातें हैं अगर हम इनको कंपेयर करते हैं इनके कॉम्पिटिटर्स के साथ। फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस के बारे में कि कंपनी की क्या वीकनेसेस हैं और कंपनी कहां पे एक अच्छा स्ट्रेंथ अपने इन्वेस्टर्स को लाके दे सकती है। और फिफ्थ और लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए इन्वेस्टर, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं नहीं अप्लाई करना चाहते। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं जो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है, जिसके चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन कम टाइम लेते हुए जल्दी से चलते हैं वीडियो के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले मैं जल्दी से बात करना चाहूंगा वीडियो के फर्स्ट पार्ट की, जहां पे मैंने आपको बताया था मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी लर्निंग के बारे में। तो दोस्तों आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को लेके आती है ओपन मार्केट के अंदर, जहां पे मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स उन स्टॉक को बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आईपीओ किस ऑब्जेक्टिव से लेके आया जाता है वो आपके लिए एज ए इन्वेस्टर जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पिछली वीडियो में बहुत बार बात किया होगा कि ये जो आईपीओ में कंपनी पैसा रेज करने वाली है, क्योंकि आईपीओ लाने का सिंपल सा मतलब होता है कि कंपनी पैसा रेज करने वाली है। लेकिन आपके लिए एज ए इन्वेस्टर जो उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो कंपनी उस पैसे को अपने बिजनेस के अंदर यूज करने वाली है या जो उनके प्रमोटर्स थे या जो उनके मालिक थे वो अपने स्टेक को सेल करके ये पैसा अपने पास लेके जाने वाले हैं। क्योंकि बहुत से आईपीओ में ऐसा होता है, आपने सुना ही होगा ऑफर फॉर सेल, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। तो ऑफर फॉर सेल क्या होता है, जब भी किसी आईपीओ के अंदर जो भी अमाउंट ऑफर फॉर सेल के अंदर आता है वो अमाउंट अपने प्रमोटर्स जो कंपनी के मालिक होते हैं वो अपने स्टेक को बेच के अपने पास लेके जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी बात होती है फ्रेश इक्विटी की, जिसका मतलब ये होता है कि कंपनी नए शेयर्स लेके आने वाली है और उसका पैसा कंपनी बिजनेस के अंदर यूज करेगी। तो जब भी आप आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं इस लर्निंग को हमेशा से लगा के देखें कि जिस आईपीओ के अंदर आप अप्लाई करने वाले हैं, जिस बिजनेस का शेयर आप खरीदने के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्या उस पैसे का यूज कंपनी अपने बिजनेस के अंदर कर रही है या उनके प्रमोटर्स उस पैसे को अपना स्टेक बेचने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये चीज एज ए इन्वेस्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपका पैसा है, आपको आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना है, लेकिन वो पैसा कहां पे यूज होगा, जिस बिजनेस को आप बाय करना चाहते हैं उस बिजनेस के अंदर यूज होगा या प्रमोटर्स के स्टेक को आप बाय कर रहे हैं। तो ये चीजों को अच्छे से ध्यान से समझ लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए हो सकती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं मिसिस बेक्टर यानी कि क्रीमिका, जिसका ब्रांड नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा कि बिजनेस क्या करता है। तो दोस्तों अगर मैं इस कंपनी के बिजनेस की बात करता हूं तो ये कंपनी प्रीमियम एंड मिड प्रीमियम बिस्किट सेगमेंट में नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स का एक मार्केट लीडर की तरह है, लाइक वन ऑफ द मार्केट लीडर है। अगर हम बात करें कि ये बिस्किट्स के अंदर तो काम करता ही करता है, इसके अलावा ये बेकरी प्रोडक्ट्स भी बनाता है। अगर मैं इनके प्रोडक्ट्स की बात करूं तो ये प्रोडक्ट्स को इंडिया के 26 स्टेट्स के अंदर सप्लाई करते हैं। इसके अलावा सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि अपने प्रोडक्ट्स को 64 अदर कंट्रीज के अंदर भी एक्सपोर्ट करते हैं, जहां से आपको समझ में आएगा कि कंपनी का बिजनेस कितना ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स यानी कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में प्रीमियम एंड सब प्रीमियम बिस्किट सेगमेंट्स का वन ऑफ द मार्केट लीडर है। दोस्तों इसके अलावा जो पूरी बिस्किट इंडस्ट्री है इंडिया की, उसका जो पूरा मार्केट साइज है वो 38,000 करोड़ का है और उसके अंदर इस कंपनी का 1% का मार्केट शेयर भी है।
इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं जो आपको एज ए इन्वेस्टर बहुत ज्यादा सुन के अच्छा लगेगा कि इससे पहले एक आईपीओ आया था बर्गर किंग का, और बहुत से लोगों ने बर्गर किंग के आईपीओ के अंदर अप्लाई भी किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि यह कंपनी भी बर्गर किंग के साथ रिलेटेड है? वो कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस है बेकरी का। बेकरी में जो कंपनी बन बनाती है, उन बन्स को बर्गर किंग के अंदर सप्लाई करती है। मतलब कि अगर आप बर्गर किंग का बर्गर खाने जाते हैं तो जिसका बन होता है वो कहीं ना कहीं ये कंपनी सप्लाई करती है। दोस्तों इसके अलावा भी कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट्स है नॉर्थ इंडिया के अंदर, ये ऐसे और भी बहुत से रेस्टोरेंट्स है जहां पे ये कंपनी अपने बेकरी के प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो कंपनी का मेजर बिजनेस बेकरी एंड बिस्किट सेगमेंट के अंदर है, और जहां पे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि की हाइलाइट्स क्या हैं इनके पूरे बिजनेस के। चलिए दोस्तों बात करते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट की, जहां पे हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इससे पहले अपनी लर्निंग को अप्लाई करके देखते हैं कि पूरे आईपीओ का साइज क्या है। तो अगर मैं मिसिस बेक्टर क्रीमिका के आईपीओ की बात करता हूं तो इसका टोटल साइज 540 करोड़ का है। मतलब कि सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं, जो सारा पैसा डालेंगे वो टोटल 540 करोड़ का पैसा डालेंगे। लेकिन ये 540 करोड़ का पैसा जाएगा कहां पे? तो इसके दो ब्रेकअप्स हैं। सबसे पहला ऑफर फॉर सेल, यानी कि जहां पे प्रमोटर्स अपने स्टेक को सेल करते हैं और मेजोरिटी पैसा आईपीओ का, मतलब कि 540 में से 500 करोड़ ऑफर फॉर सेल में जाने वाला है। और ओनली 40 करोड़ एक ऐसा अमाउंट है जो कंपनी अपने बिजनेस के लिए, यानी कि फ्रेश इश्यू करेगी, जो अपने कंपनी के बिजनेस के अंदर इन्फ्यूज करेगी। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको आपको कैसे लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं कुछ और फाइनेंशियल नंबर्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू एंड कंपनी के प्रॉफिट के बारे में, और पिछले कुछ सालों का नंबर देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कैसा ग्रोथ देखा गया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में, और पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस देखते हैं, और इसके अलावा जो इस साल के हाफ ईयर का परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करते हैं पिछले हाफ ईयर के साथ। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं रेवेन्यू की। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2018 की बात करता हूं तो कंपनी का 695 करोड़ का रेवेन्यू था, जिसमें से कंपनी का 35.9 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, मतलब कि नेट प्रॉफिट था। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं फाइनेंशियल ईयर 19 की, तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के हो जाता है 786 करोड़, और कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम होके 33 करोड़ हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 की, तो कंपनी ने जो अपना ओवरऑल रेवेन्यू था वो 786 करोड़ से कम होके 765 करोड़ हुआ था। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का प्रॉफिट भी 33 करोड़ से कम होके 30 करोड़ पे आ गया था। मतलब कि अगर मैं पिछले 3 साल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखता हूं, अगर इस साल के हाफ ईयर की परफॉर्मेंस को छोड़ देता हूं, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ कंपनी के ना तो नेट रेवेन्यू में देखा जा सकता है, और ना ही बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज है इनके नंबर्स में, वो है इस साल के फर्स्ट हाफ की। मतलब कि अगर मैं पहले 2 क्वार्टर की बात करता हूं, हाफ फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूं, जो सितंबर 2020 तक खत्म होता है, उसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दिया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रॉफिट। अगर मैं बात करता हूं हाफ ईयर के रिजल्ट्स की, तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू अभी तक 438 करोड़ का रहा है, और कंपनी ने अभी तक ही 38 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया है। अगर मैं 38 करोड़ के प्रॉफिट को लास्ट ईयर के हाफ ईयर के रिजल्ट के साथ कंपेयर करता हूं, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर तक के हाफ ईयर में कंपनी ने सिर्फ 10 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था। मतलब कि 10 करोड़ के प्रॉफिट के कंपैरिजन में इस हाफ ईयर में कंपनी ने 38 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर माना जा सकता है। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका थोड़ा डिटेल में जाके देखेंगे कि इतना बड़ा जंप कैसे आया। लेकिन यहां पे मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, तो अगर आपको कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स को पढ़ना है, तो आप कंपनी के रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर की, जिसके बारे में आप सब लोग बहुत ध्यान से देखना चाहते हैं जब भी आप किसी आईपीओ में सब्सक्राइब करते हैं तो, और ये होता है कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो, कि अगर कंपनी 1 रुपया कमा रही है तो आप उसके लिए कितने पैसे देने को रेडी हैं। अगर मैं इस कंपनी की बात करता हूं, तो इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 54 के आसपास का निकल के आता है।
लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इस पूरी इंडस्ट्री के साथ, मतलब कि बिस्किट इंडस्ट्री के साथ, जहां पे ब्रिटेनिया भी एक इनका कॉम्पिटिटर है, वहां पे जो एवरेज पी रेशो है इंडस्ट्री का वो 58 का है। मतलब कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर ही पी रेशो नॉर्मली ज्यादा रहता है जो कि 58 का है, जिसके कंपैरिजन में इस कंपनी का पी रेशो 54 का है। जिसका मतलब कि पी रेशो की टर्म्स में आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं देखने को मिल रहा है आईपीओ के अंदर। तो दोस्तों यहां पे अगर मैं इनके कॉम्पिटिटर्स का आपको पी रेशो बताऊं तो नेस्ले का पी रेशो 85 के आसपास का है और ब्रिटेनिया का पी रेशो 52 के आसपास का है। मतलब कि ब्रिटेनिया के कंपैरिजन में भी कंपनी का पी रेशो थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा अगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में एक और चीज का बात करें तो कंपनी का डिविडेंड गिविंग रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है पिछले कुछ टाइम के अंदर, और कंपनी हमेशा से अच्छा डिविडेंड देती आई है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो कंपनी पिछले 3 सालों से 7.5% के आसपास का डिविडेंड पे करती आई है, जो कि काफी अच्छा नंबर माना जा सकता है। दोस्तों इसके बाद एक और फाइनेंशियल पैरामीटर की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, कि ये कंपनी पिछले कुछ टाइम के अंदर अपनी इक्विटी पे कितनी रिटर्न देती आई है। तो अगर मैं इस कंपनी की बात करता हूं तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर 9.52% के आसपास का है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड की, कि टोटल कैपिटल जो कंपनी के अंदर इंप्लॉय की गई है उसके ऊपर कंपनी कितना रिटर्न देती है, तो आरओसीई परसेंटेज इस कंपनी का 12% से ज्यादा का है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.97% के आसपास का है। तो दोस्तों ये तो बात हुई इंपॉर्टेंट नंबर्स की। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशो की। तो इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो 0.27 का है। चलिए दोस्तों जल्दी से चलते हैं वीडियो के 4th पार्ट में और बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के की स्ट्रेंथ्स के बारे में, कि कंपनी की स्ट्रेंथ कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों सबसे पहली स्ट्रेंथ है कंपनी की वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अगर आप देखेंगे पूरी कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, जो कि आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, तो कंपनी का पोर्टफोलियो काफी बड़ा है। मतलब कि कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, उनमें से अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी नहीं रहती तो बाकी प्रोडक्ट्स की डिमांड नॉर्मली अच्छी रहती है, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ता। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो होना किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं दूसरी स्ट्रेंथ की, तो मैंने आपको जैसे कि वीडियो के कंपनी के बिजनेस में बताया था कि कंपनी 64 कंट्रीज के अंदर अपने बिस्किट्स को एक्सपोर्ट करती है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2019 की बात करता हूं तो टोटल बिस्किट जो बाकी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया गया था उसमें से इस कंपनी का मार्केट शेयर 12% का था। तो जहां से आपको समझ में आएगा कि कंपनी का नेटवर्क आउटसाइड इंडिया भी कितना अच्छा है, जिसकी वजह से कंपनी एक अच्छे अमाउंट का एक्सपोर्ट कर पाती है। तो दोस्तों थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जिसकी वजह से कंपनी ने जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है पूरे इंडिया के अंदर या आउटसाइड इंडिया उसको बहुत अच्छे तरीके से बना के रखा हुआ है। और जो बाकी थर्ड पार्टीज को जो कंपनी अपना माल सप्लाई करती है वहां पे भी कंपनी के काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं। तो दोस्तों यहां से ये समझ में आता है कि कंपनी का अलग अलग वेंडर्स के साथ काफी अच्छा रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से इनके बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है और एक इनका अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी के एक स्ट्रेंथ के रूप में माना जा सकता है। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं थ्रेट्स एंड वीकनेस की, जो जरूरी नहीं है कि कंपनी के लिए थ्रेट्स हैं, लेकिन जिसके ऊपर कंपनी को बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए और एज ए इन्वेस्टर आपके लिए जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों ये जो बिजनेस है काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जिसका मतलब कि अगर कंपनी को आगे जाके एक्सपेंड करना है अपने बिजनेस के अंदर तो कंपनी को एक पूरी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी और पूरी फैक्ट्री लगाने के लिए कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जो भी बिजनेस बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होता है वहां पे एक्सपेंशन करने के लिए कंपनी को टाइम टू टाइम पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, ताकि वो अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप कर सके, जिससे अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके। अगर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगा तो आने वाले टाइम में अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट करती है वो एक काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस माना जाता है। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं सेकंड जो थ्रेट या वीकनेस कंपनी की हो सकती है, कि जिस सेक्टर में कंपनी ऑपरेट कर रही है वहां पे जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि यहां पे अगर मैं इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करता हूं तो यहां पे ब्रिटेनिया, पार्ले, इसके अलावा आईटीसी इनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देते हैं। और पिछले कुछ टाइम के अंदर देखा गया है कि जो प्रीमियम बिस्किट सेगमेंट है वहां पे आईटीसी ने बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट भी किया है। तो आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे टैकल करती है, क्या स्ट्रेटेजी लेके आती है अपने इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, या कौन से एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजी लेके आते हैं अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए। दोस्तों लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि 3.97% का है। वो बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा कम है अगर हम उनको कंपेयर करते हैं बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ।
तो यहां पे देखना पड़ेगा एज ए इन्वेस्टर कि आने वाले टाइम में ये कंपनी अपने नेट प्रॉफिट्स को कैसे इंप्रूव करती है। तो इन सब चीजों के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो पक्का से मैं मान सकता हूं कि आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी भी कंपनी में अपना पैसा डालते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके माइंड में ये सब क्वेश्चंस आना, जिसके आंसर आपको अपनी रिसर्च करके करने चाहिए पैसा डालने से पहले। चलिए दोस्तों जल्दी से चलते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि आईपीओ ओपन कब होगा। तो दोस्तों आईपीओ ओपनिंग डेट है 15 दिसंबर की। तो 15 दिसंबर से आप इस आईपीओ के लिए अपने बिड्स डाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको यहां पे सब्सक्राइब करना चाहिए। और इसकी क्लोजिंग डेट होगी 17 की, यानी कि 15 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर के बीच में आप इस आईपीओ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अलॉटमेंट डेट क्या है, कि जब आपको पता चलेगा कि कंपनी का अलॉटमेंट आपको मिल गया। तो दोस्तों 22 दिसंबर इसका अलॉटमेंट डेट है, यानी कि जब आपको पता चल जाएगा कि आपको इसके शेयर मिले या नहीं मिले। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं लिस्टिंग डेट की, तो 28 दिसंबर को यह कंपनी लिस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इसके बाद अगर बात करें आईपीओ डिटेल्स का थोड़ा और, तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है, मतलब कि जो लोट के ऊपर एक शेयर का प्राइस रखा गया है, वो 286 रुपीज से लेके 288 रुपीज का रखा गया है। और मिनिमम आपको एक लोट के अंदर 50 शेयर्स के लिए बिड करना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम 650 शेयर्स के लिए यहां पे बिड डाल सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम लिस्टिंग की बात करते हैं तो ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेजर कंपोनेंट इस आईपीओ का ऑफर फॉर सेल से आ रहा है, यानी कि इनके प्रमोटर्स अपने स्टेक को बेचने वाले हैं। तो 540 करोड़ में से 500 करोड़ ऑफर फॉर सेल एंड 40 करोड़ फ्रेश इक्विटी। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग की, तो अभी प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग 52.45% के आसपास का है। और ये आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स का जो ओनरशिप है वो 52.45% से कम होके 51% हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो था पूरे आईपीओ का डिटेल्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको नई लर्निंग भी दिया। नई लर्निंग के अलावा हमने आपको इस आईपीओ के बारे में सब कुछ बताया, कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके अलावा हमने आपको स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस के बारे में भी बताया। तो वीडियो के एंड में मैं फिर से फोकस करना चाहूंगा कि जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपको अपना एक थोरो रिसर्च करना चाहिए। सारे क्वेश्चंस के आंसर करने के बाद ही आपको अप्लाई करना चाहिए। और ये नॉलेज आपको जब भी आप रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च आपको शेयर बाय करने से पहले भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपको आईपीओ अप्लाई करने से पहले इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि क्या आपको लगता है कि हमें आईपीओ के अंदर सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं सब्सक्राइब करना चाहिए। और कमेंट सेक्शन में यस और नो लिखने के अलावा अपने रीजंस भी दें, ताकि आपके कमेंट से हमारे सभी व्यूअर्स को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.